तो नेक्स्ट चैप्टर है शस्त्र उच्चारण। यहाँ पे शस्त्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो याद रखिएगा कि संख्या, अगर सूत्र की बात करें तो शस्त्रों की संख्या टोटल 20 है और वाग्भट के अनुसार 26 है। यंत्र में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? संख्या 101 पढ़ा था, ठीक है। वाग्भट के अनुसार क्या था? असंख्य था, या अगर असंख्य नहीं है तो क्या आंसर देंगे? 116। ठीक है। यंत्र के प्रकार अगर पूछा जाएगा तो कितने प्रकार बताएंगे? 6। ऐसे ही दोनों चैप्टर पास पास दिया हुआ है, कंफ्यूजन होता है एज ए स्टूडेंट। अगर हम बात करें, जैसे हम लोगों ने वहां पे यंत्र दोष, यंत्र के गुण पढ़े, फिर यहाँ पे हम लोग शस्त्र के गुण दोष पढ़ेंगे, तो उसमें कंफ्यूजन होता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, उसको अपनी जगह पढ़िए, इसको अपनी जगह पढ़िए, ठीक है। और चारों को एक साथ लिख लीजिएगा, यंत्र गुण दोष, शस्त्र गुण दोष, सब एक जगह लिख के याद हो जाता है। 6 गुण हैं, 12 दोष है वहां पे, कल पढ़ा था हम लोगों ने, वैसे अभी यहाँ पे भी हम लोग पढ़ेंगे। देखिए श्लोक नंबर 3 में पहला शब्द आया हुआ है विंशति शस्त्राणि, मतलब 20 शस्त्र होते हैं, ठीक है। शस्त्र कितने प्रकार के हैं? 20 प्रकार के हैं, जिसमें मंडलाग्र है, करपत्र है, वृद्धि पत्र है। अब इसका देखिए साथ साथ में टीकाकार ने मॉडर्न से भी कंपेयर किया हुआ। जैसे मंडलाग्र को क्या कहा है? सर्कुलर नाइफ। करपत्र को आरी या बोन सॉ कहा है। वृद्धि पत्र को स्कैल्पल बोला है, डिसेक्टिंग नाइफ। नख शस्त्र को नेल पैरर, मुद्रिका को फिंगर नाइफ। इस तरीके से करके अर्धधार, सूची है ना, वक्र मुख, पुष्पत्र, आटी मुख, शरारी मुख, अंतर्मुख, त्रिकूर्चक, कुठारिका, व्रीहिमुख, आरा, वेतस, इस तरीके से कुल मिला के 20 हैं। तो याद करने के लिए जो मुख वाले हैं, हम उसको एक साथ याद करते हैं। कौन कौन से? जैसे आंटी है, शरारती है, तो शरारती आंटी का ऐसे करके ट्रिक बना हुआ है, अभी बताते हैं, ठीक है ना। अंतर्मुख है, और कौन सा है? व्रीहिमुख है। तो सारे मुख को हम एक जगह याद करेंगे। वीएन मुआ, वी से वृद्धि पत्र है, एन से नक्षत्र है, मु MUA, एम से मुद्रिका है। नहीं समझ में आ रहा है? चलिए वहीं चार्ट पे ले सकते हैं। ये यहाँ पे हमने याद करने के लिए बताया। इसको याद करने के लिए देखिए VN मुआ दिख रहा है सबको? ये सारे के सारे 20 जो हैं उनको कैसे हम लोग याद करेंगे? उसको याद करने के लिए इस तरीके से हमको बनाना है VN मुआ। V से क्या हुआ? वृद्धि पत्र, N फॉर नक्षत्र, M फॉर मुद्रिका, U फॉर उत्पल पत्र और A फॉर अर्धधार। इन पांचों को एक साथ लिखने का कारण है, पहली बात तो हमारा एक ट्रिक बन गया, क्या बना याद करने का? VN मुआ, ठीक है ना। क्यों हमने इस तरीके से किया? BC करता है, कोई एक व्यक्ति है जिसका नाम हमने रख दिया VN मुआ, क्या करता है वो? BC करता है। BC मतलब भेदन और छेदन। B फॉर भेदन, C फॉर छेदन। तो VN मुआ कर्म भी पूछा जाता है कि मुद्रिका का कर्म क्या है? भेदन छेदन। अर्धधार का कर्म क्या है? भेदन छेदन। या पूछ लेगा इनमें से कौन सा शब्द का प्रयोग भेदन और छेदन में करते हैं? ऑप्शन रहेगा बडिश, पुष्यंत्र, नक्षत्र और एक कोई और। अगर आपको ट्रिक पता है तो कभी गलत नहीं होगा। क्या है ट्रिक? VN मुआ BC करता है। नहीं समझ में आ रहा? आ गया सर। लिख लो, ये 5 हमने आपको रटा दिए, वृद्धि पत्र, नक्षत्र, मुद्रिका, उत्पल पत्र और अर्धधार, ठीक। अगला ट्रिक लिखिएगा, मक्कार छल करता है। मक्कार छल करता है। मक्कार से, म से मंडलाग्र, कर से, कार से करपत्र,
मक्कार, मंडलाग्र और करपत्र, छल से क्या हो जाएगा? छेदन। छेदन और लेखन, छ से छेदन, ल से लेखन। तो मक्कार छल करता है, यानी मंडलाग्र और करपत्र से छेदन और लेखन करते हैं। तो हमने आपको 7 बता दिए, 7 बता दिए। आगे बताने से पहले थोड़ा सा हम बात करेंगे। अंकिता, गिरी, आवाज आ रही है? यस सर। कल पढ़ाए थे, अग्निकर्म के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग बताया था? सर अग्निकर्म के लिए। अग्निकर्म। बड़ा कमजोर कड़ी कौन है? अगर नहीं बता पाओगे तो हम धीरे धीरे रिमूव करना शुरू कर देंगे, तब यूट्यूब पे पढ़। याद नहीं आ रहा। कल हमने आजाद बताया था। यस सर, तीन थे आजाद। अंकुश और जाम्बुस्ट। तो जो अंकुश, जाम्बोस्ट और दर्वाकृति था, तो जो दर्वाकृति था वो क्षार कर्म के लिए था, और आ और जा हमने बताया था अग्निकर्म के लिए। पढ़ो बेटा, नहीं तो फिर गायब हो जाएगा, सब हम बता दे रहे हैं। तो आ जाओ यहीं पे। तो मक्कार छल करता है, वीएन मुआ क्या करता है? बीसी करता है। ठीक, थोड़ा सा उधर आ जाओ। वेधन कर्म में देखिए 4 शस्त्र। सर पूरा स्क्रीन नहीं मतलब दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? मतलब ऊपर का दिख रहा है, ये मक्काल छल करता है, ये सर नहीं दिखा। किसी को नहीं दिख रहा है? ये इतना दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो वही तो बता रहे हैं, अभी वहीं पे हैं। ऐसे आपको भी बनाना पड़ेगा। ये हो गया मंडलाग्र, करपत्र, छेदन लेखन, वृद्धि पत्र, नखपत्र, नक्षत्र, मुद्रिका, उत्पल पत्र और अर्धधार, ये छेदन और भेदन। इसके बाद बगल में आ जाइए, कुठारिका, व्रीहिमुख, आरा और वेतस पत्र, ये 4 मिला। दिख रहा है कि नहीं सबको? यस सर दिख रहा है। इसका मैंने ट्रिक बनाया था, ब्री कु आवे। ब्री से व्रीहिमुख, कु से कुठारिका, आ से आरा और वे से वेतस पत्र। ब्रीकु, ब्री कु आवे, तो वे पे ही खत्म हो रहा है, और वे से ही वेदन। देखिए मैंने वे के नीचे इधर वेतस पे भी अंडरलाइन किया है, उधर वेदन पे भी वे के नीचे हमने अंडरलाइन किया है। तो ब्रीकु आवे से क्या होगा? वेदन कर्म। ये सारा शस्त्र कर्म हम आपको बता चुके हैं जब अष्टविध शस्त्र कर्म पढ़ाया था। किस व्याधि में कौन सा कर्म करते हैं वो अगले चैप्टर में कहीं पे आएगा, तो वहां पढ़ाएंगे। फिलहाल आपको किस शस्त्र से कौन सा शस्त्र कर्म करते हैं वो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। अभी चैप्टर पे फिर आ रहा हूँ ऊपर, लेकिन रटाने के लिए आपको ट्रिक यहाँ पे बता रहे हैं। तो ब्री से क्या हुआ? ब्रीहिमुख। कु से क्या हो गया? कुठारिका। कुठारिका। आ से आरा, वे से वेतस वेतसपत्र। जब तक अपने से लिख के नहीं याद करोगे, नहीं याद होगा। ठीक है ना? बीडीए, इसका एक ट्रिक है 18, 19, 20 का बीडीए। फिलहाल एषणी में नाम में लिखा हुआ है कि एषण कर्म करते हैं। एषणी जो प्रोब करते हैं, आपने देखा होगा पाइल्स में और फिस्टुला में, अर्श और भगंदर में एषण से प्रोबिंग करते हैं। तो नाम में ही एषण है, उससे एषणी से एषण कर्म करते हैं। बीडीए हमने इसलिए बताया, बी फॉर बडीज, डी फॉर दंत शंकु और ए फॉर आहरण कर्म। नहीं समझे? समझे सर। लिख सकते हो, बड़े दांत वाले ने आह भरी। बड़े दांत वाले ने, बड़े से बड़ी, दांत वाले ने दंत शंकु, आह भरी आहरण। बड़े दांत वाले ने आह भरी। हमको तो रट गया, आपको पता नहीं रटा कि नहीं रटा। हमको वैसे ही पहले से रटा था। हमने आपको मक्कार छल करता है, वीएन मुआ बीसी करता है, ब्रीकु आवे और
BDA या बड़े दांत वाला आह भरता है। हो गया। बाकी जितने भी बचे, ठीक है ना, उसमें तो 3 तो मुख हो गए। कौन कौन से? शरारी मुख, आंटी मुख और अंतर्मुख। तो आंटी और अंत दोनों एक जैसे लग रहा है ना? आंटी मुख, अंत मुख और शरारी मुख, ठीक है ना। और 2 कौन से हो गए? सूची और कुशयंत्र, और साथ ही साथ त्रिकूर्चक है। त्रिकूर्चक को याद कराने के लिए हम आपको बता सकते हैं, अगर आपने मुरब्बा बनते देखा होगा तो आंवले को एक सुई जैसे होता है यंत्र, उससे पहले उसमें गोदते हैं। देखा है कभी? यस सर, देखा है। यस तो सर। ऐसा ही होता है त्रिकूर्चक। तो याद रखिएगा, त्रिकूर्चक का भी प्रयोग, ये जितने भी 1 2 3 4 5 6, ये लगभग 6 शस्त्र आपके सामने लिखे हुए हैं, ये पूरे के पूरे विश्रावण कर्म करते हैं। क्या करते हैं? विश्रावण कर्म, जिसमें 3 मुख हो गए, कुशयंत्र, सूची और त्रिकूर्चक। याद कर लो और ऐसे ही क्लासिफाई कर लो कि हमको इतना एक साथ याद करना है, इतना एक साथ याद करना है, इसको एक साथ याद करना है। तो पीडीए एक साथ हो गया। हाँ, यहाँ पे हमने लिखा है सूची। जो सूची आपका विश्रावण में मैंने बताया है, उस सूची का 3 जगह प्रयोग करते हैं। शल्य कर्म में सीवन कर्म करते हैं, सूत्री, विश्रावण कर्म करते हैं और वेधन कर्म भी करते हैं। ठीक है। तो 3 मुख तो आ गए आपका विश्रावण में, और 1 मुख जो कौन सा? व्रीहि मुख, किसमें आया? वेधन में। वेधन। याद रखना इसको। यही अच्छे लोगों को याद नहीं हो पाता है कि किस शस्त्र का क्या कर्म होता है। बट अगर आपने अभी जो 10 मिनट हमने चिल्लाया है, अगर उसको क्लास के बाद अपने से 2-3 बार चिल्लाओगे तो याद हो जाए, है ना। कुछ और फार्मूला अगर विश्रावण का बना सको तो बना लो, है ना। फार्मूले कुछ दिमाग में और होते हैं, लेकिन वो सेंसर बोर्ड लगा रहता है ना, तो उसकी वजह से हम बता नहीं सकते हैं। तो आपके दिमाग में कुछ ऐसा खुरापात चले तो बना लो। ओवरऑल हमको याद करने से मतलब होता है। ठीक है, चलते हैं ऊपर, हम बुक में जो चैप्टर पढ़ रहे थे वहीं चलते। यहाँ तक कुछ पूछना है तो बता दो। जो शस्त्र कर्म अभी हमने बताए हैं, आंटी नहीं है, वो आंटी मुख है। याद करने के लिए हमने आंटी आंटी बोला, आंटी मुख और अंतर्मुख। अब देखिए यहाँ विमर्श में ये 20 तो हो गए सुश्रुत के। वाग्भट ने उक्त 20 शस्त्रों के अतिरिक्त निम्न शस्त्र अधिक माने हैं। कौन कौन से हैं? देखिए, हमने गोला बनाया है। सर्पास्य घ्राण कर्ण अर्श छेदनार्थम। जो सर्प वाला जो है, इससे क्या करते हैं? घ्राण कर्ण अर्श के छेदन में प्रयोग कर रहे हैं। और लिंग नाश वेदनी शलाका है। तीसरा क्या है? खज, कर्तरी और कर्ण वेदन शस्त्र। इतना जो हमने गोला बनाया है अपनी बुक में आप मार्क कर लीजिए। सर्प, लिंग, कर्तरी, खज और कर्णवेधन और कुर्च। यहाँ पे जहाँ कर्णवेधन लिखा हुआ है कुछ कटा हुआ है। अरुण दत्त ने कर्णवेधन शस्त्र की जगह पे यूथिका शस्त्र प्रयोग किया है। ये अरुण दत्त ने अपनी टीका में कर्णवेधन की जगह पे यूथिका शस्त्र का प्रयोग किया है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सुश्रुत के 20 हैं और वाग्भट के 26 हैं। तो 26 कैसे हो जा रहे हैं? 20 वो वाले प्लस 6 ये वाले।
समझ में आ रहा है? यस सर। कुछ लिखा था मैंने, सर्पलिंग उधर कुत्ते खा गए, पता नहीं क्या था उस समय, दिमाग में कुछ आया होगा, मैंने लिख लिया था। उसमें कान भी ऐड कर लेना, तो कान से आपका कर्ण वेदन आ जाएगा और कूर्च आ जाएगा, है ना। कूर्च से आप, उदर से कर्तरी था, खाए से खज था, सर्पलिंग सर्प से सर्प हो गया, लिंग से आपका लिंग नाश वेदनी था। कुछ ऐसा दिमाग में आया होगा, आपके दिमाग में भी आएगा तो बना लीजिएगा। तो ये 6 जो शस्त्र हैं एक्स्ट्रा हैं सोच रूप से, ठीक है। फिर इसके बाद देखिएगा, अभी हमने आपको बताया ट्रिक कि मंडलाग्र और करपद्र, मक्कार क्या करता है, छल करता है। यहाँ पे देखिए, मंडलाग्र करपत्रे स्याताम छेदने लेखने च, लिखा है। यस सर। तो मंडलाग्र और करपत्र से क्या करते हैं, छेदन और लेखन करते हैं, छल करते हैं। फिर इसके बाद हमने आपको दूसरा ट्रिक बताया था, वियन मुआ, ऐसा बताया था, क्या करता है, बीसी करता है। तो वी से वृद्धि पत्र, एन से नक्षत्र, एम से मुद्रिका, यू से उत्पल पत्र और ए से अर्धधार, क्या करता है, वियन मुआ, बीसी, भेदन और छेदन। भेदन और छेदन। आपका श्लोक में आ गया बेटा। अच्छे अच्छे लोगों का हवा नहीं लगेगी, याद नहीं हो पाता, ठीक है। फिर इसके बाद सूची, पुष्पपत्र, आटी मुख, शरारी मुख और अंतर्मुख, 3 तो मुख हो गए, और कूर्चक, इससे क्या करते हैं, विश्रावण कर्म। फिर ब्रिकु आवे, ब्री से ब्रीहिमुख, कु से कुठारिका, आ से आरा और वे से वेतस, इससे क्या करते हैं, वेधन कर्म करते हैं। मैंने बताया बीडीए, बड़े दांत वाला आह बढ़ता है, बडीश और दंत शंकु आहरण कर्म करते हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद एषण से देखिएगा, ऐषण कर्म, एषणी से एषण तो करते ही करते हैं, एक अनुलोमन शब्द भी आया है, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है ना। ये एषणी से एषण कर्म तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ अनुलोमन भी करेंगे। और यहाँ पे फिर कह रहे हैं, जो सूची है उससे सीवन कर्म भी करेंगे। अभी हमने आपको वहां पे दिखा दिया कि सूची से आपका सीवन कर्म, विश्रावण के साथ साथ सीवन कर्म भी करेंगे। देखिए सूची यहाँ भी आ गया और सूची यहाँ भी था, दिख रहा है, नहीं समझे? यस सर, दिखा। तो हमने आपको इति अष्टविधे कर्मणि उपयोग शस्त्राणाम व्याख्यातः, मतलब इस प्रकार के जो अष्टविध शस्त्र कर्म होते हैं उसमें हम इन शस्त्रों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है कि बडीश का जो है वाग्भट ने कर्म बताया है ग्रहण कर्म, और दंत शंकु का वाग्भट ने कर्म क्या बताया है, लेखन कर्म, ये भी लिख लीजिएगा, ठीक है ना। बाकी वो सर्पलिंग कुत्ते खा गए, दुनिया भर का पता नहीं क्या क्या सर जी लिखे हैं, लिख लीजिएगा। अब इसके बाद जो अगला श्लोक है, 5वां नंबर श्लोक, अभी तक तो हम लोगों ने बात किया कि किस शस्त्र से कौन सा कर्म करते हैं। जो 5वां श्लोक है उसमें आपको शस्त्र का प्रमाण देखने को मिलेगा, या पार्टिकुलर शस्त्र को हम कैसे पकड़ेंगे, हैंडल कैसे करना है उसको, इसकी बात करेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा हिंदी में पहले देख लेते हैं समझाने। अभी हम लोगों ने देखा था, कल पढ़ा था कि जो प्रशस्त्र यंत्र होता है उसकी लंबाई कितनी होती है, 18 अंगुल सर, 18 अंगुल और 12 दोषों से रहित। और यहाँ पे देखिए ऊपर एक लाइन लिखी हुई है पेन से मैंने, प्रायः सभी शस्त्र 6 अंगुल प्रमाण के होते हैं, लिखा हुआ। चलिए यस सर। अब इन शस्त्रों को कर्म करते समय हाथ में धारण करने की विधि कहते हैं। उनमें से वृद्धि पत्र शस्त्र को वृंत और फल के संयोग स्थान पर पकड़ना चाहिए। जो आपका वृद्धि पत्र है, वृद्धि पत्र से क्या करते हैं, भेदन और छेदन, भेदन छेदन सर, बीसी करते हैं ना, वियन मुआ। तो वृंत और फल के संयोग स्थान पर पकड़ना चाहिए, है ना। याद रखिएगा, रट्टा मार लीजिए कि जो हमारा वृद्धि पत्र है उसको वृंत और फल के संयोग, जहाँ पे वृंत और फल उसका होगा उसके ज्वाइंट पे पकड़ना है। और अन्य सर्व प्रकार के भेदक शस्त्रों को भी
इसी तरफ पकड़े, मतलब अन्य जो भी भेदन करने वाले शस्त्र हैं उनको भी वृंत और फल के ज्वाइंट पे पकड़ना चाहिए। फिर वृद्धिपत्र और मंडलाग्र शस्त्र को कुछ उत्तान किए हाथ से पकड़कर लेखन कर्म में अनेक बार उसका अवचारण करना चाहिए। छोड़ दीजिए इसको, खाली आपको याद करना था क्या, वृद्धिपत्र शस्त्र को कहाँ से पकड़ना चाहिए, वृंत, और श्लोक में दिखा रहा तत्र वृद्धिपत्रम वृंत फल साधारणे भागे, ये मिला। ये जो वृद्धिपत्र है उसको वृंत और फल के ज्वाइंट पे पकड़ना है आपको। और विश्रावण के लिए, ये इसको मार करिएगा, विश्रावण के लिए जो भी हम शस्त्र पकड़ेंगे वो वृंत के अग्र भाग पे पकड़ेंगे, वृंताग्रे। ओरिजिनल कंटेंट याद रखिएगा, वी से विश्रावण और वृ से वृंताग्रे, आपको रटना है बस, ठीक है ना। फिर इसके बाद लिखा हुआ है बाल वृद्ध सुकुमार भीरु नारीणाम राज्ञाम राजपुत्राणां च त्रिकूर्चकेन विश्रावयेत। जैसे बालक है, वृद्ध है, सुकुमार है, भीरु मतलब डरपोक है, कोई डरा हुआ है, नारी है, राजा है या राजा का पुत्र है, अगर इनमें आपको रक्त का या विश्रावण कर्म करना है तो किससे कराएंगे, त्रिकूर्चक। अभी बताया था ना, त्रिकूर्चक आंवले वाला एग्जांपल दिया था मैंने। तो इतने लोगों में आपको अगर विश्रावण कर्म करना है तो किससे करेंगे, त्रिकूर्चिका, त्रिकूर्चक, ठीक है ना। सब खिचड़ी पका दिए हैं, तो कभी कहाँ पकड़ना है ये बता रहे हैं, तो कभी कहाँ बता दे रहे हैं किसमें, अगर राजा में करना है, बच्चे में करना है, वृद्ध में करना है तो किससे क्या करना है। मतलब इस श्लोक में एक तरीके से खिचड़ी पक गई है ना। फिर अगला श्लोक, अगले लाइन में है कुठारिकाम वाम हस्तन्यम अस्तिमितम हस्तम मध्याम अंगुल्याम अंगुष्ठ विष्टम मध्याम अभिहन्याद आरा करपत्र शन्यो मूले, ठीक है ना। हमने लिखा हुआ कैसे पकड़े, यहाँ पे लिखा हुआ है कुठारिका वगैरह को कैसे पकड़ना है ना। आरा को कैसे पकड़ना है, तो कुठारिका को वहां पे वाम हस्त आया था, आपको दिख रहा होगा, तो कुठारिका को वाम हस्त से पकड़कर कुठारिका को बाएं हाथ से पकड़ना है और दक्षिण हस्त की मध्य अंगुली से अंगुष्ठ का सहारा लेकर उसके सिर को ठोकना चाहिए। बस यूं समझ लीजिए कि कुठारिका को बाएं हाथ से पकड़ना है और दाहिने हाथ की मध्यमा अंगुली से, मध्यमा कौन सी होती है, बीच वाली, सहारा लेकर अंगुष्ठ से ठोकना चाहिए उसके सिर पे। यहाँ पे कुठारिका के तरीके से कुल्हाड़ी समझ सकते हैं, कुठारिका शायद कुल्हाड़ी को बोलते भी हैं, है ना। उसको बाएं हाथ से पकड़ना है और दाहिने हाथ से उस पर ठोकना चाहिए। आगे लिखा हुआ है आरा पत्र, करपत्र और एषणी को मूल भाग से पकड़ना है। आरा, करपत्र और एषणी को उसके मूल भाग से पकड़ना है और शेष शस्त्रों को शस्त्र कर्म के अनुसार, सुविधा के अनुसार उसको पकड़ना चाहिए। एक ऊपर छूट गया, गृहमुख शस्त्र के वृंत भाग को हस्त तल में ढककर अंगुष्ठ और प्रदेशनी अंगुली से पकड़ना चाहिए। इसको पॉइंट बना लेना। इस पैराग्राफ में जितने भी पॉइंट आए हैं उसको, पैराग्राफ में जो भी पॉइंट आए हैं उसको पॉइंट वाइज नोट कर लेना। कैसे, वृद्धिपत्र शस्त्र डैश करके वृंत और फल के संयोग पे। नेक्स्ट लाइन क्या करेंगे, वृद्धिपत्र मंडलाग्र उत्तान किए हाथ से। फिर इसके बाद नीचे क्या लिखेंगे, बालक, वृद्ध, भीरु, राजा, राजा पुत्र को त्रिकूर्चक से विश्रावण। फिर ब्रीहिमुख वृंद भाग, इस तरीके से आरा, करपत्र, एषणी को मूल भाग से पकड़ना है और कुठारिका को वाम हस्त से पकड़कर दाहिने हस्त की मध्यमा और अंगुष्ठ के सहारे से ठोकना। इतना इसमें आया है, रट्टा मारना है, कहीं भी आपको दिमाग नहीं लगाना है। अभी यहाँ तो कुछ पूछना है तो पूछ लो भाई। श्लोक नंबर 7 हम लोगों ने
शायद स्वास्तिक संदंश ताल जब यंत्र पढ़े थे तो सबका प्रमाण भी बताया था हमने आपको, है ना। 18 अंगुल, 12 अंगुल, 16 अंगुल यस सर, तरीके से बताया, है ना। तो संदंश वहाँ पे 16 बताया था, बेताल से मैंने ताल यंत्र 12 बताया था, है ना। स्वास्तिक 18, इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा था। तो वो क्या था, यंत्र की बात थी। यहाँ पे हम शस्त्र की बात अगर करें तो हमको शस्त्र का भी प्रमाण पता होना चाहिए। जो नख शस्त्र और जो एषणी है उसका प्रमाण कितना है, 8-8 अंगुल का। यानी कि नख शस्त्र और एषणी का कितने अंगुल का है, 8 अंगुल का है। नहीं समझ में आ रहा है? फिर मुद्रिका शस्त्र प्रदर्शनी अंगुली के अग्रिम पर्व के बराबर होनी चाहिए। तो मुद्रिका वैसे भी अंगूठी को बोलते हैं, मुद्रिका अंगूठी को ही बोलते हैं। तो वहां पे अंगुली के अग्रिम पर्व कुछ ऐसा आ रहा है तो वो ऑप्शन रहेगा तो लग जाता है, ठीक है ना। वहां पे अंगुल वगैरह की बात ही नहीं हो रही है, तर्जनी अंगुली के अगले पर्व के बराबर की बात हो रही है, तो वो मुद्रिका शस्त्र हो गया। शरारी मुख आया हुआ है तो हमने ऐसे याद किया हुआ है कि सुश्रुत के शरीर में चैप्टर कितने हैं, 10। सुश्रुत के शरीर में चैप्टर कितने हैं, 10। शरारी मुख का भी प्रमाण कितना है, 10 अंगुल, ठीक है। और वहीं पे हमने लिखा है कर्तरी, यानी शरारी मुख और कर्तरी दोनों कितने हैं, 10 अंगुल के, ठीक है। लिखा हुआ है शरारी मुख शब्द 10 अंगुल प्रमाण का होता है, उसे कर्तरी कहते हैं। यानी शरारी मुख का ही दूसरा नाम क्या है, कर्तरी। आगे बढ़ें। यस सर। शेष शस्त्र 6 अंगुल प्रमाण। यदि इसके अतिरिक्त आपसे एग्जाम में कोई अन्य शस्त्र का प्रमाण पूछ लिया जाता है, यानी नख शस्त्र, एषणी, शरारी मुख, मुद्रिका शस्त्र के अतिरिक्त कोई अन्य शस्त्र का प्रमाण पूछ लिया जाता है, तो आंसर क्या लगाएंगे, 6 अंगुल। 6 अंगुल। तो शरारी का 10, नख शस्त्र एषणी 8, मुद्रिका जो है तर्जनी अंगुली के अग्र पर्व के बराबर। शेष जो है आपके 6 अंगुल। 6 अंगुल। फिर इसके बाद शस्त्र गुण, श्लोक नंबर 8 में आया है शस्त्र के गुण। जैसे हम लोगों ने यंत्र के गुण पढ़े थे 6, वैसे ही शस्त्र के गुण भी कितने हैं, 6। सुग्रहाणी, सुलोहानी, सुधाराणी, सुरापाणी, है ना। इस तरीके से याद कर लेना, बड़ा अच्छा श्लोक लगता है, याद हो जाए, ठीक है ना। सुलोहानी की जगह वहां पे समाहितानी शब्द कुछ ऐसा वहां पे आया था कि सुंदर, वहां पे जो है अच्छे सुरूपाणी। यस सर, सुरूपाणी। श्लोक दोनों एक साथ लिख लेना, यंत्र वाला भी लिख लेना और शस्त्र वाला भी लिख लेना, जिससे कंफ्यूजन ना हो कौन किसका है। समझ में आ रहा है ना। जब तक आप कंपैरेटिव नहीं याद करेंगे एक जगह लिख के, तब तक वो भ्रम बना रहेगा। इसलिए जो एक जैसे हैं उसको एक जगह लिख डालिएगा। वैसे ही हम लोगों ने यंत्र दोष 12 पढ़े थे, लेकिन शस्त्र के दोष कितने हैं, 8। ठीक, चाहे वो सुश्रुत का हो चाहे वाग्भट, दोनों ने दोष कितने बताए हैं, 8 ही बताए हैं। वक्र, कुंड, खंड, खरधारम, अति स्थूलम, अति तुच्छम, अति दीर्घम, अति ह्रस्वम, ये 8 शस्त्र दोष हैं। बच्चा पूछा जाता है और यूजी में 4 नंबर का शॉर्ट नोट ही पूछ लेता है, शस्त्र दोष बताइए, शस्त्र के गुण बताइए। करना कुछ नहीं, अगर आपको श्लोक पता है तो श्लोक लिख दीजिए, सारे के सारे पॉइंट लिख दीजिए, पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक, ये हमने आपको शस्त्र के गुण और दोष बता डाले। श्लोक नंबर 10, श्लोक नंबर 10 बहुत पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है। तो कॉपी में लिख लीजिए, ऊपर से नीचे लिखिए, भे ले वे छे, ऊपर से नीचे वर्टिकल में लिखिएगा, भे ले वे छे। भे से भेदन, ले से लेखन, वे से वेधन और छे से छेदन। छेदन। तो भेले वे छे,
इस श्लोक में बेसिकली है क्या कि हम देखिए शस्त्र जो होता है हमारा, उसमें हम धार लगाते हैं, है ना, धार लगाते हैं। तो आपका शस्त्र में धार कितना होना चाहिए, धारा कितनी होनी चाहिए, यह ऑब्जेक्टिव में धुआंधार पूछा जाता है। तो हमने आपको ट्रिक क्या बताया, भेले बेचे, याद रहेगा ये। यस सर। बंगाली में क्या बोलते हैं, भालो अच्छे, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये क्या हमने बोला, भेले बेचे। भे से भेदन, ले से लेखन। क्वेश्चन क्या आता है, हम क्वेश्चन बोलेंगे तो आप समझ जाएंगे हम क्या बता रहे हैं। क्वेश्चन आता है कि लेखन कर्म के लिए धार कितनी होनी चाहिए। वहां पे ऑप्शन रहेगा मासुरी, अर्ध मासुरी, कैशिकी या अर्ध कैशिकी। समझ रहे हो कि नहीं हमारी बात। क्वेश्चन यही आता है, छेदन कर्म के लिए शस्त्र की धार किस प्रमाण में होनी चाहिए, मासुरी, अर्ध मासुरी, कैशिकी या अर्ध कैशिकी। अगर आपको भेले वेच्छ पता है और आपको ये पता है कि हमको मासुरी से स्टार्ट करना है, तो मासुरी हो गया, फिर अर्ध मासुरी, कैशिकी, फिर अर्ध कैशिकी। तो आपने वर्टिकल में जैसे भेले वेच्छ लिखा है, उसी के बगल में सामने भे के आगे लिखिए मासुरी, लेखन के आगे अर्ध मासुरी या मा बाई 2, मासुरी बाई 2, वेधन के आगे वे के आगे कैशिकी, और छेदन के आगे कैशिकी बाई 2 या अर्ध कैशिकी। नहीं समझ में आया क्या बोले सर? आया तो भेले सर। भेदन मासुरी है, लेखन अर्ध मासुरी है, वेधन कैशिकी है और याद छेदन। रखना, वहां पे कंफ्यूजन हो जाता है। भेले बेचे तो पता रहता है, फिर हमारे पास दो कंफ्यूजन होते हैं एग्जाम हॉल में। पहला कंफ्यूजन ये होता है पहले कैशिकी था कि पहले मासुरी था, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, माँ एम के कुछ भी याद कर लो, पहले माँ है फिर कै है, पहले मासुरी है फिर कैशिकी है, मासुरी फिर अर्ध मासुरी फिर कैशिकी फिर अर्ध कैशिकी, ऐसे वर्टिकल बना के कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक। बढ़े आगे। यस सर। आगे लिखा 11 नंबर श्लोक में, बडिश और दंत शंकु ये दोनों शस्त्र अग्रभाग पर मुड़े हुए होते हैं। यानी कि जो बडिश होता है और जो दंत शंकु होता है, क्या करते हैं दोनों, बडिश और दंत शंकु सर वेधन करते हैं, पीट आहरण कर आहरण 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 करते हैं सर। ऑनलाइन पिटाई भी होती है, पता है कि नहीं, ऑनलाइन पिटाई होती है। अभी हमने बताया कि बड़े दांत वाला आह भरता है, काहे गलत सलत बता रहे हो बच्चा। अब बताओ, तुम ही बताओ। कल हमने बताया था यंत्र अश्मरी निकालने में कौन सा था प्रयोग कर रहे थे, अश्मरी आहरण के लिए। सर बता रहे हैं सर। सर नहीं पढ़ा था सर बता रहे हैं सर, पढ़े थे। बहुत सर्पफणमुखी करते हैं सर। हाँ हाँ सर। सर्पफणमुखी, और एक और था गर्भ गुड़ गर्भ निकालने वाला भी बताए थे, गर्भ शंकु था। तो देखिए जब वहां पे गर्भ शंकु, सर्प, यस। देखिए हाँ कॉन्सेप्ट सुनिए, जब वहां पे सर्पफणमुखी जो था, जो अश्मरी निकालने के लिए, वो भी आहरण कर्म ही था। यानी कि सर्पफण थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है, यानी कि उसका अग्रभाग कहीं न कहीं मुड़ा होगा। वैसे ही जो बडिश और दंत शंकु है, इसका भी कर्म क्या है, आहरण। आहरण सर। लैपटॉप चार्जिंग में नहीं लगाए हुए थे, बैटरी। तो आपका देखिए बडिश और दंत शंकु ये दोनों शस्त्र भी अग्रभाग पर मुड़े हुए होते हैं। फिर लिखा हुआ है, तीखे कांटे के समान मुख वाली, यव के नवीन उत्पन्न पत्र के समान मुख वाली, केचुए के समान आकार तथा मुख वाली, ऐसी 3 प्रकार की एषणी होती है। तो ध्यान रखिएगा बच्चा, एषणी का यहीं पे प्रकार बताया, कितने प्रकार की एषणी होती है, 3 प्रकार। 3 एषणी यहाँ पे 3 प्रकार का इसी श्लोक में बता दिया। हमने याद करने के लिए बनाया है गायत्री। गायत्री होता है ना, गा से क्या हो गया, गंडुपद, य से यवपत्र, और ती से तीक्ष्ण, कंटक युक्त। नहीं समझ में आया गायत्री क्या हुआ,
गायत्री एषणी का भेद है। जो 3 प्रकार की एषणी है उसको याद करने का ट्रिक है गायत्री, गंडपद, यवमुखी और तीक्ष्ण कंटक। नहीं समझ में आ रहा? आगे सर। आगे से लिख डालो याद। इसके बाद एक टॉपिक यहाँ पे रह जाता है पायना। पायना, ठीक है। तो शस्त्रों को तेज करने के लिए इन्हें गर्म क्षार, जल, तेल में डुबाते हैं। जो धार अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कुछ उसी से मिलता जुलता, आप समझ लीजिए कि धार लगाने के बाद किसमें डुबोते हैं, कुछ इस तरीके का दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लीजिए, ठीक है। तो पायना जो होती है 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की पायना है? 3 प्रकार प्रकार। जब हम यूजी में थे हमको नहीं समझ में आता था तो हम एक चीज देखते थे, जब हम लोहार के पास जाते हैं कुछ भी बनवाते हैं तो वो बहुत गर्म करता है, गर्म करने के बाद उसको जो है पानी में डाल देता है। कभी ऐसा देखा है आपने? यस सर, तो वही मूवीज में हमने भी अपने देखा। दिमाग में, अब यहाँ पे पायना का क्या मतलब होता है हमको लास्ट नहीं पता है। हमको बस इतना पता है कि हमको ऑब्जेक्टिव में आंसर सही करना है, ठीक है। तो हमने कॉन्सेप्ट वहीं से पढ़ा और मैंने ये देखा कि वो पायना जो पानी होता है वो 3 तरीके का होता है। एक क्षार होता है, एक उदक होता है और एक तैल होता है। तो पायना कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? क्षार पायना, उदक यानी जल पायना और तीसरा तैल पायना। याद रहेगा? पायना त्रिविधा क्षार उदक तैलेश। ये हाँ बोलो तब आगे बढ़ाएं। यस सर। शस्त्रों को तेज करने के लिए इन्हें गरम करते हैं। वही कॉन्सेप्ट है जो लोहार वाला हमने बताया है, वही। उसको मत समझना कि सर जी कुछ भी बता रहा है, वही चीज है। पहले शस्त्र को गर्म कर रहे हैं, फिर उसको क्षार में, जल में और तेल में डुबाते हैं। इस क्रिया को पायना कह रहे हैं। तथा यह क्षार, उदक और तेल ऐसे 3 प्रकार की होती है। तो आपको यहाँ से पायना के भेद पता हो गए। और क्षार में कब करेंगे? क्षार पायित शस्त्र शर के शल्य को निकालने एवं अस्थि छेदन में प्रयुक्त होता है। मतलब शर शल्य अस्थि छेदने, अगर कहीं पे बाण या लग गया है, जैसे कहीं पे बाण लग गया है या अस्थि में छेदन करना है तो वहां पे हमको क्षार पायना करना है, ठीक है ना। तो शर शल्य अस्थि छेदनेषु क्षार पायना। ओरिजिनल कंटेंट याद रखना, शर शल्य अस्थि छेदनेषु डैश करके क्षार पायना। अगला मांस छेदन भेदन पाटन, यानी मांस में अगर करना है तो उदक पायना। याद करने के लिए हमने बनाया था यूजी में उमा। उमा, ऊ से क्या हो गया? सर उदक पायना। उदक पायना। और मां से क्या हो जाएगा? मांस। मांस। अगर 3 में से एक हमारा ट्रिक बन गया है तो कम से कम गड़बड़ होने के चांसेस हमारे कम हो गए। तीसरा है तेल। तेल कहाँ लगाते हैं बच्चा? तेल कहाँ लगाते हैं? सिर पे। सिर। तो तेल पायना सिरा वगैरह है। तो आई थिंक याद हो गया होगा कि हम तीनों पायना को याद कैसे करेंगे। क्लियर हुआ? यस सर। क्षार पायना कहाँ करेंगे? शर शल्य अस्थि छेदन। उदक करेंगे मांस में और तेल सिरा स्नायु में करेंगे। ठीक, तो हमने आपको पायना बताया। इसके पहले क्या बताया हमने? भेले वेच्छे बताया, धार है ना, मासुरी, अर्ध मासुरी, कैशिकी और अर्ध कैशिकी। फिर इसके बाद गायत्री एक ट्रिक बताया। आज की क्लास में बहुत ट्रिक बताए हैं। अगर नहीं रिवाइज करोगे उड़ जाएगा, हम बता दे रहे हैं। यूट्यूब के भरोसे अगर रहोगे, यूट्यूब में भी आवाज मैंने देखा है बहुत दबी दबी रहती है, इसलिए उसके भरोसे तो रहना ही। सर हाँ सर थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था सर, थोड़ा जल्दी में बता दीजिए इसके। कहाँ से यहाँ से डिस्कनेक्ट हुआ? सर ये मतलब जो आप ट्रिक बता रहे थे, हाँ? ये भेले बेचे। अरे वहां से तुम डिस्कनेक्ट हो गई थी। हाँ सर, वो नेट खत्म हो गया था, रिचार्ज करने लगे, उसी में टाइम लग गया। अरे दादा, इतना तुम लोग व्हाट्सएप और दुनिया भर का इंस्टाग्राम मत चलाया करो भाई। चलो
हम बता रहे थे पहले, धारा बता रहे थे कैसे धार लगाते हैं। तो भेले वेच्छे भेदन कर्म के लिए, लेखन कर्म के लिए, वेदन और छेदन कर्म के लिए क्रम से वर्टिकल में हमने कहा भेले वेच्छे लिखिए, फिर उसके सामने भे के आगे मासुरी धार लगाएंगे। लेखन कर्म के लिए अर्ध मासुरी, और वेदन कर्म के लिए कैशिकी धार, और छेदन कर्म के लिए अर्ध कैशिकी धार। ये आपका भेले वेच्छे और माँ के, है ना, माँ से मासुरी, कै से कैशिकी, उसके बाद सबका आधा आधा भी करेंगे। ठीक है, माँ 2, कै 2, ये हमने बताया आपका धारा के लिए। फिर इसके बाद हमने आपको बताया जो बडिश और दंत शंकु होता है, जिससे आहरण कर्म करते हैं, उसके अग्रभाग मुड़े हुए होते हैं। अग्रभाग जैसे हमने सर्पफणमुखी यंत्र में बताया था वाग्भट का, उससे भी अश्वरी निकालते हैं। जब भी किसी चीज को निकालेंगे तो उसका अगला भाग मुड़ा हुआ ही होगा। वैसे ही हमने बताया कि यहाँ पे सुश्रुत ने आपको बताया है कि ऐषणी 3 प्रकार की होती है। याद करने का ट्रिक क्या बताया? गायत्री, गा से गंडुपद, य से यवपत्र मुखी, और ती से तीक्ष्ण कंटक, ये श्लोक में आया। तो ये गायत्री कौन है? ऐषणी है। ठीक, तो गायत्री क्या हो गई? 3 प्रकार की ऐषणी है। फिर इसके बाद हमने बताया पायना, याद करने के लिए बताया, जैसे लोहार जो है बनाता है इंस्ट्रूमेंट, फिर उसको गर्म करने के बाद खोलते हुए पानी में डाल देता है ना, आवाज आती है छन, जैसे तावे पे पानी डाली वैसे आवाज आता है जब लोहार उसमें गर्म करके डालता है। वैसे ही जब आप धार लगा लेते हैं तो धार लगाने के बाद उसको जो है द्रव्य में डुबोते हैं। वो जो पायना होता है 3 प्रकार का होता है, या तो क्षार में डुबोएंगे, या उदक यानी जल में डुबोएंगे, या तीसरा तेल में डुबोएंगे। अगर हमको शर शल्य अस्थि छेदन करना है तो किस में डुबोएंगे? क्षार में। शर शल्य अस्थि, ध्यान से सुन लो भैया, हम बता दे रहे हैं। ज्यादा दिमाग लगा दोगे तो कहोगे कि सर ये तो कहते तेल जो है सर में लगाते हैं, यहाँ पे सर तो सर शल्य ये वाला है, उल्टा पुल्टा कर दोगे तो सब चौपट कर डालोगे। हम बता दे रहे हैं, तो तेल जो है सिर में लगाना है, सर में मत लगा देना। समझ में आया हम क्या कह रहे हैं? यस सर। कंफ्यूज मत करना, नहीं सब चौपट हो जाएगा। तो शर शल्य अस्थि छेदन ये क्षार पायना करेंगे। उदक पायना कहाँ करेंगे? मांस छेदन भेदन पाटन के लिए। याद करने के लिए हमने बताया माँ, ऊ से उदक, माँ से मांस। ठीक है, और तीसरा है तैल पायना, सिरा व्यध और स्नायु छेदन के लिए। ठीक है, तो तैल कहाँ करेंगे? सिर में करेंगे। ये अभी हमने आपको पायना के बारे में बताया 3 प्रकार का। अभी हमने आपको भेले वेच्छे बताया। ठीक है, यस भेले सर। वेच्छे बताया ना। तो अगर भेले वेच्छे देखें तो सुश्रुत के अनुसार 6 यानी छेदन में कैसी धार का वर्णन है? अर्ध सर कैसे अर्ध कैसे? लेकिन अर्ध संग्रह कैसे? में आया है कि छेदन हेतु मासुरी धार का वर्णन लिखा है ना मैंने। संग्रह में Yes, sir. छेदन हेतु Yes, sir. मासुरी धार का वर्णन, इसको नोट कर लीजिएगा। और भेदन धार का वहां पे वर्णन नहीं है। इसके बाद चलते चलते आपको याद रखना होगा, जैसे वो शस्त्र कोश होता था, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट केस, है ना। तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट केस 12 × 9, लंबाई उसकी 12 अंगुल और चौड़ाई उसकी कितनी होनी चाहिए? 9 अंगुल। इतना याद रखिएगा। ठीक है, नहीं समझे? समझ गया सर। हाँ, तो इसको याद रखिएगा कि आपका शस्त्र कोश की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? 4 9 विस्तारा सुघनो 12 अंगुला। ये इसको अंडरलाइन करिएगा, शस्त्र कोश। और किसने बताया है ये शस्त्र कोश? वाग्भट ने बताया है। हो गया? यस सर। एक चीज और रह गया है, कुंठित शस्त्र को प्रथम निशातनी पर घर्षण द्वारा तीक्ष्ण कर पश्चात शाल्मली फलक पर नाइयों की दृष्टिविधि के अनुसार 2-3 बार शस्त्र को घिस लें। बस इतना याद रखिएगा कि शस्त्र में धार लगाने के लिए शाल्मली फलक का प्रयोग करते हैं। 2 चीजें हैं। देखिए, अब देखिए हमने याद करने के लिए कैसे बनाया है। ये यूं समझ लीजिए कि निशातनी जो होता है, शस्त्र को प्रथम निशातनी पर घर्षण करना है।
तो निशानार्थम इस लक्षण शिला है ना, तो निशानार्थ आपको इस लक्षण चिकने पत्थर पे रगड़ना है, ठीक है। और संस्थापनार्थम शालमली पर, और संस्थापनार्थ के लिए आपको शालमली फलक करना है, उस पर रगड़ना है स्थिर रखने के लिए। सेमल के वृक्ष का फलक का उपयोग करना है संस्थापनार्थम, मतलब क्या हुआ, धारा को स्थिर रखने के लिए। तो एक शब्द है निशानार्थ और एक है संस्थापनार्थ। निशानार्थ क्या प्रयोग कर रहे हैं, इस लक्षण शिला और माश वर्ण, यानी कि माश वर्ण की उड़द के रंग की खुरदुरी, इस लक्षण मतलब चिकनी, यहाँ खुरदुरी लिखा हुआ है, इस लक्षण मतलब चिकना होता है। नहीं समझ रहे हो? सर समझ रहे हैं। वो इस लक्षण मुझे लग रहा है गलत लिखा हुआ है। सर आवाज आप उड़द के वर्ण की, मांस के वर्ण की चिकनी शिला पर निशानार्थ यानी कि उस पर धार लगाएंगे, और उस धार को संस्थापनार्थ मतलब स्थिर रखने के लिए, उसकी धारा को स्थिर रखने के लिए, धार को स्थिर रखने के लिए शालमली का प्रयोग करेंगे। तो ये सब चीजें हैं, याद हो जाता है जब 4 ऑप्शन देखोगे याद आ जाता है कि हाँ ऐसे चिल्ला चिल्ला के हमको पढ़ाया गया था। शस्त्र की लंबाई शस्त्र कोश की 12 गुणे 9 होती है ना, तो ये भी याद रखिएगा, वाग्भट ने बताया हुआ है। हम लोगों ने वहां पे उपयंत्र पढ़े थे 25, यस जहाँ पे हर्ष वगैरह हम लोगों ने पढ़ा था। यस सर। हाँ हर्ष अग्नि। यहाँ पे अनुशस्त्र हैं 14, अग्नि क्षार नख ये सब यहाँ पे आ गया, वहां भी आया था। बाल है, अंगुली है, कांच कुरविंद, इसमें देखिएगा ध्यान से सुनिए, त्वक सार स्फटिक कांच कुरविंद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये त्वक सार स्फटिक कांच कुरविंद जो हमने लाल किया है वो आपका अनुशस्त्र है, इसको याद रखना है। इसमें से 5 ऐसे हैं जो उपयंत्र भी हैं और अनुशस्त्र दोनों में आए हैं। नहीं समझ में आई बात? 5 कॉमन हैं। अब आप छांट लीजिएगा कौन कौन से हैं। अग्नि, क्षार, नख, बाल और अंगुली। समझ में आया? जो गोला बनाए हैं हम, यस ये 5 उपयंत्र में भी कॉमन है और अनुशस्त्र में भी कॉमन है। और चरक में एक लाइन आई है, अनुशस्त्र में जलौका श्रेष्ठ है। कहाँ पे आया है, कौन बताएगा? अग्रय प्रकरण में। अग्रय प्रकरण पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? यस सर। वहां पे आया है। तो चरक के अनुसार अनुशस्त्र में श्रेष्ठ क्या है? जलौका है। जलौकसो अनुशस्त्राणाम। थोड़ा सा रह गया है, अब इसको हम कल पढ़ाएंगे, है ना? कल पढ़ाने के साथ साथ थोड़ा सा इसको रिवाइज करा के तब आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है? लेकिन इतना पढ़ लीजिएगा। अब देखिए ये सब हमने शॉर्टकट बना रखा है, तो कल इसको हम एक बार फिर से रिवाइज करा देंगे, पास्ट रिवीजन कर देंगे तो हो जाएगा, ठीक है? वेले वेचे देखिए यही सब ऐसे ही लिखने के लिए बोल रहे थे, समझे? यस ये सब मेहनत करना पड़ेगा आपको। ये हमने आपको, ये तो यंत्र वाला हो गया, ये कल बता चुके हैं। ये भी हो चुका है। ये शस्त्र देखिए, वीएन मुआ, बीसी ये सब हो चुका है ना, आज बताया मैंने। मुख वाला भी सब हो चुका है, एक बार कल क्विक रिवीजन कर देंगे इसको, ठीक है? समझे? ये कल है कुछ नहीं, यंत्र शस्त्र सबसे आसान है अगर आपने पढ़ लिया तो। और यूजी के बच्चों में इतना बड़ा हुआ रहता है, इसको लेके याद कैसे करें? कुछ नहीं है, रट्टा मारना है, बाकी है कुछ नहीं। इसके आगे कहानी हम लोग कल पढ़ेंगे।